जिस ग्रामीण परिवेश से हिंदुस्तान की 70% आबादी आती है, उस ग्रामीण अंचल से हम आकर के देश और दुनिया में हमारी जाट समाज ने बड़ा नाम और शोहरत कमाई है। उसी समाज के कुछ विद्वानों ने पूरे देश और दुनिया में अपना जो नाम और शोहरत कमाई है, उस शोहरत के बलबूते पे आज देश की राजधानी दिल्ली के जो आईसीआर का जो प्रांगण है, उस आईसीआर के प्रांगण से ऐसे वैज्ञानिक निकल कर आज हमारे बीच में आए हैं। उनका सबका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उन सब लोगों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर भोपाल सिंह जी तोमर, अध्यक्ष सब्जी विज्ञान विभाग, नई दिल्ली, वो मंच पर पधारे। आपका स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर एमएल जाट साहब, प्रधान वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली, वो भी मंच पर पधारे। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर अरुण तोमर, पूर्व निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय बेड एवं अनुसंधान संस्थान, अविका नगर, टोंक, आप भी मंच पर पधारे। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर यशपाल सिंह शेरावत जी, कैंट्री मैनेजमेंट, IFDOC, नई दिल्ली, आप भी मंच पर पधारे। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर NS तोमर पवार साहब, आप भी मंच पर पधारे। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का जो विषय है हमारा कल्चर, एग्रीकल्चर, आमदनी व रोजगार का सर्जन, इस विषय के ऊपर हमने जो मुख्य वक्ता है, जो मुख्य विद्वान है, उनका उद्बोधन इसलिए रखा है कि जिस ग्रामीण अंचल से हम आते हैं, उस ग्रामीण अंचल में जिस एग्रीकल्चर की दुनिया का जो काम हो रहा है, जिसमें जो नए नवाचार हो रहे हैं, उन नवाचारों को आम किसान के बीच में उस ढाणी और खेत और खलियान में जब वो नवाचार जाएंगे, आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब उस नवाचारों के बारे में पता चलेगा, आपको बड़ा फक्र और गर्व होगा कि हमारे बीच से निकले वो युवा जो आज अपने शिखर पर हैं, उन्होंने पूरी देश और दुनिया की खेती और कृषि जगत को एक नए आयाम स्थापित किए हैं। वो लोग जब अपने बीच में अपनी बात रखेंगे और आपको बताएंगे कि जिस कृषि के क्षेत्र की जो बात हम करते हैं, खेत और खलियान की जो बात करते हैं, आज उसमें बड़े नवाचार की ज़रूरत है और उन नवाचारों के जो अग्रदूत हैं वो सब लोग हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ML जाट साहब को कि वो आए और उन नवाचारों की जो श्रृंखलाएँ हैं, आपने पूरी देश और दुनिया के बीच में जो श्रृंखला स्थापित करी है, उन श्रृंखलाओं को इस कृषि और खेती की जगत के अंदर जो नयापन आपने दिया है, उन नयापन को, आपकी इस कौम को, आपकी इस किसानी को और इस जो दूर दराज और ढाणियों में जो लोग बैठे हैं, उनको लिए जो नया कॉन्सेप्ट आया है, उस कॉन्सेप्ट आप उन सब लोगों को बताएं जिनसे वो एक नए आयाम स्थापित करें कृषि की दुनिया में। आदरणीय डॉक्टर ML जाट साहब। सबको राम राम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं मेरे दोनों भाइयों को, पलसानिया जी और खलवानिया जी को, जिन्होंने एक समाज में, देश में और दुनिया में एक पहचान बनाई है और ये दिखाया है युवाओं को, समाज को, कि यदि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और समाज के लिए कर सकते हैं, किसान के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं। और मुझे बहुत फ़ख्र होता है, गर्व होता है जब भी इन दोनों का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है इस छोटी सी उम्र में, सारे लोगों को, सारे पार्टी पॉलिटिक्स सब चीज़ों से ऊपर उठ के समाज के लिए जो ये आप लोग कर रहे हैं, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुबारकें आपको। और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है और ये बहुत दूरी तक जाने वाला है। मुझे लगता है इसका यदि हम 10 साल बाद में कभी इकट्ठे होकर बात करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि जो आप लोगों ने बेड़ा उठाया है उससे आज क्या परिवर्तन आया है।
जो परिवर्तन की अभी पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो परिवर्तन दिखने को मिलेगा। मैं जैसे आप लोगों ने बताया, क्योंकि जो आपने बताया कि समाज के द्वारा समाज के लिए क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, और हमारी कल्चर और एग्रीकल्चर, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ी कल्चर है, और उस एग्रीकल्चर की कल्चर को हम लोग जो समझते हैं उतना दूसरे बहुत सारे आजकल नकली किसान भी बन गए हैं वो नहीं समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो जिन्होंने खेती नहीं देखी लेकिन वो किसान है और ज़्यादा फ़ायदा वही उठा रहे हैं, एक्चुअल जो किसान है वो नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि एग्रीकल्चर की यदि हम बात करते हैं तो देश में हमारे समाज के द्वारा बहुत बड़ा योगदान है, मुझे लगता है। लेकिन मतलब कितना उन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, कितना उनको बताया जा रहा है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन आप लोगों ने वो भी बीड़ा उठाया है कि कितना कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं लंबा चौड़ा नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा, जिनको देश ही नहीं पूरी दुनिया की कृषि में उनका कंट्रीब्यूशन को जाना जाता है। ये सारा जो इंडियन एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन उनके नाम पे जाता है, वो एक एग्जाम्पल है। मैं एक सस्य वैज्ञानिक हूँ और मैं उस संस्थान में काम करता हूँ जिसका नाम हरित क्रांति के लिए जाना जाता है, डॉक्टर बोरलॉग के लिए जाना जाता है। डॉक्टर बोरलॉग ने काफ़ी काम किया और मुझे खुशी है कि जब हम इस मीटिंग रूम में अभी बैठे थे तो वहाँ चौधरी मीर सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई थी। चौधरी मीर सिंह जी और बोरलॉग साहब ने साथ मिलकर काम किया इन्हीं गाँव में जहाँ हरित क्रांति के असली बीज बोए गए थे। उनमें से चौधरी मीर सिंह जी एक हैं। आज चाहे जितने बड़े जनक हो जाएं हरित क्रांति के, लेकिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है उनको हमें याद करना चाहिए। तो मैं उस संस्थान में काम करता हूं और जिन विषयों पे काम करता हूं, मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट ज़मीन लेवल पे किया है। और वो ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो आज के और भविष्य के बहुत बड़े चिंतन के विषय हैं। मैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पे काम करता हूँ, और जब प्राकृतिक संसाधनों की बात आती है तो जल, ज़मीन, जलवायु, मुझे लगता है ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम तो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ पानी क्या होता है हमें पता है। पानी मिलता नहीं पीने को, लोग कितनी दूर से लेके आते हैं। तो जल का संरक्षण, जो हमारी भूमि है, जो माता है, धरती माता है, उसका संरक्षण, और जो आजकल जलवायु परिवर्तन जो एक वैश्विक समस्या है, उससे कैसे निजात दिलाई जाए, उसके प्रभाव को कम कैसे किया जाए, उन सब विषयों पे हम लोग काम करते हैं। और इनको ठीक करने के लिए देखिए, अभी सरकार कहती है किसान की आमदनी बढ़ाना है। अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे एमएसपी की, उन सब चीज़ों की, वो सरकार के हाथ में है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम खुद कर सकते हैं, और एक चीज़ उनमें ये कर सकते हैं कि क्या हम खेती में लागत कम कर सकते हैं क्या, जो फालतू के लागत लगती है उसको क्या घटा सकते हैं क्या, और उन्हीं दिशाओं पे हम थोड़ा काम करते हैं। तो मैं कुछ विषयों पे मैं आपको बताना चाहूँगा जिन पे हमने काम भी किया है और जो किसानों के यहाँ हो भी रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक तो मैं संरक्षण खेती की बात कर रहा हूँ, संरक्षित खेती कह दो, संरक्षण खेती कह दो, उस पर काफ़ी काम किए हैं। और आप लोगों ने अभी आजकल एक समस्या सुनी होगी, पराली जलाते हैं किसान और एयर पोल्यूशन होता है, उसके ऊपर मैं खुद पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, और हमने काफ़ी हद तक किसानों के लिए ऐसी तकनीकियों का ईजाद किया है जो कम लागत में पराली को जलाने से मुक्ति दिला सकती है, किसान की ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है, बहुत सारे दूसरे फायदे हो सकते हैं, लागत कम हो सकती है, पैदावार ज़्यादा हो सकती है, और जो पर्यावरण परिवर्तन की परिस्थितियां हैं उनमें जो नुकसान होने वाले हैं उनको कम कर सकते हैं। और उसी में हम संरक्षण खेती, जिसको हम शून्य कृषण, जो बिना जुताई के बिजाई की बात करते हैं, पराली को खेत में रखते हैं, उसकी बहुत सारी मशीनों का ईजाद हो चुका है। हैप्पी सीडर की जैसे हम बात करते हैं, ये ऐसी तकनीकियां हैं जिनके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे किसान और किसानों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ है, मुझे लगता है उसका समाधान है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग बीच बीच में भटकाते हैं किसान को। और दूसरी जो चीज़ है, हम एक पानी की जो संरक्षण की बात करते हैं, जो जितना भी हमारा सिंचित क्षेत्र है उसमें, क्योंकि हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, हालांकि फ्लड इरिगेशन
कितने साल चलेगी, कितना हम अफोर्ड कर पाएंगे वो पता नहीं है। लेकिन जो करते हैं उसका जो है यदि समतलीकरण, हम पहले देखते थे परंपरागत हमारे कड़ाक बोल दो या जो भी बोल दो उसको, जिससे मांझा बोल दो, उससे ऐसे अंदाजे से लेवलिंग करते थे। एक है लेजर भूमि समतलीकरण यंत्र, जिसका 2001 में पहले हमने सबसे पहले काम शुरू किया। और उस समय मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि जनरली लोग बाग कहते हैं, किसान को अंडरमाइन करते हैं, ये तो हमारा किसान गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये महंगी चीज़ है, वो नहीं है। मुझे लगता है जिस चीज़ में दम है और यदि किसान को समझ में आ गई है तो वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। और उसका एक एग्जाम्पल यही देना चाहता हूँ कि ये जो भूमि समतलीकरण यंत्र है, हमने जब इंपोर्ट किया था शुरू में पहला, तब ये 7.5-8 लाख रुपए का था। जब हम शुरू चलाने लगे और जैसे किसान को थोड़ा थोड़ा समझ में, आज जो है 45,000 किसानों के पास में वो यंत्र है। तो ये एक, और उसमें सोफिस्टिकेटेड है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, महंगा है, सारी कुछ चीज़ है, लेकिन किसान ने अडॉप्ट किया। आज जो है 70 लाख हेक्टेयर भूमि पे उसका उपयोग हो चुका है। तो मुझे लगता है किसान को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के मामले में। एक जो जितनी भी हम जो है, जैसे ऑयल प्राइसेस जो है ना, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और हमने ये पाया है कि जितनी ज़मीन की जितनी ज़्यादा जुताइयाँ, पहले कहते थे ना दब के बाग तो रज के खा, या जो है गेहूँ बोएंगे तो घड़ा जो है ना पानी का गिरा दिया, वो टूटे ना, इतना बढ़िया से जो है ना उसको कर दो। मुझे लगता है वो ज़माना चला गया है। और पूरी दुनिया में, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, बहुत सारे देशों में काम करते हैं, तो पूरी दुनिया में इतने लार्ज स्केल पे इसको अडॉप्शन हो रहा है। और जो राज्य हैं, जो जगह है जहाँ पे जो हमारा इरोजन हो रहा है, भूमि का क्षरण जो हो रहा है, हवा से हो रहा है, पानी से हो रहा है, जितनी ज़्यादा जुताइयाँ करोगे, यदि ज़मीन पे कवर नहीं रखोगे तो बह के चला जाएगा। मुझे लगता है उसको रोकने का एक तरीका है कि जुताइयाँ कम कर दें। जुताइयों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जीरो टिलेज की जो बात करते हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल है। पैदावार घटती नहीं बढ़ती है और लागत घट जाती है, और बहुत सारे दूसरे फायदे हो जाते हैं, जो वातावरण का प्रोटेक्शन भी करते हैं, पानी की बचत होती है, सारी चीज़ें हैं। एक मेड पे अभी किसान करने लगे हैं। मैं देखता हूँ, मेरा गांव जयपुर के पास में है, और देखता हूँ उन गाँवों में कितना जो है, यदि किसान मतलब एक्चुअल में प्रिसीजन एग्रीकल्चर देखनी है, बेड प्लांटिंग करता है, प्लास्टिक कल्चर करता है, ड्रिप इरिगेशन करता है, सोलर से कनेक्ट करता है, सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ जगह ही है। मुझे लगता है इन टेक्नोलॉजीज़ को काफ़ी एरिया में ले जाया जा सकता है। अभी एक और नई चीज़ जो चली है, वाटर हार्वेस्टिंग, और मुझे लगता है कि हमें पानी की हर बूंद का संरक्षण करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पानी आएगा कहाँ से? पानी तो पीने के लिए नहीं है, खेती की बात करते हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम करते रहे जो जैसे पानी का है, अब धान में पानी भर के रखते हैं, क्यों? कि खरपतवार नहीं आएगा। क्या हम पानी को खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग कर सकते हैं? कितना अफोर्ड कर सकते हैं? कितने दिनों तक अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे लगता है इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। आजकल तो बहुत सारे जो है जिन इलाकों में, क्योंकि हिंदुस्तान में धान बहुत होता है, 42 मिलियन हेक्टेयर में, सीधी बिजाई। अभी जो है कोरोना के काल में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक एनालिसिस किया, और हमारा एक पेपर जो है कल आने वाला है, जिसमें हमने हरियाणा और पंजाब का एनालिसिस किया, और ये देखा कि ये कोरोना के कारण से लेबर की अवेलेबिलिटी जो घटेगी, उसका कितना नुकसान किसान पे होगा, कितना नुकसान उसके कारण से रेजिड्यू बर्निंग पे होगा, और उस रेजिड्यू बर्निंग से कोरोना का इन्फेक्शन, क्योंकि जो है हार्ट और ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज उसको, और ये पाया गया है कि हमने जो एनालिसिस किया कि $1.8 बिलियन का नुकसान हो सकता है उससे, यदि करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए। और उसकी अल्टरनेट टेक्नोलॉजी सजेस्ट की, किसानों ने बहुत अडॉप्ट की। और आप ये देखिए, किसान हमारे, हम कहते हैं ना कि किसान ये नहीं करता, 5 लाख हेक्टेयर एरिया में डायरेक्ट सीडिंग कर दिया एक साल में, यदि उसके पास में यदि टेक्नोलॉजी है और उसको समझ में आ गया। अभी जो डिले हुआ प्लांटिंग, और उसके कारण से यदि हम 10-15 दिन का विंडो बाय कर दें किसान के लिए, तो अपना गेहूं की बिजाई टाइम पे कर सकता है। और वो टाइम पे करने से उसको सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं है, जो दाने बनते समय जो तापमान बढ़ता है, हम कहते हैं हवा निकल गई, ये हो गया, वो जो है टर्मिनल हीट जिसको बोलते हैं, उसका असर भी कम कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना एक सीक्वेंस है।
और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि कोरोना में यदि एग्रीकल्चर ने हमें सबको बचाया, और एग्रीकल्चर ने नहीं, हमारे किसान ने बचाया है। जो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, वो न्यूट्रिशियस फूड जिसको मिला है वो सब इम्यून है, उनको कोरोना का इफेक्ट नहीं हुआ। और इसीलिए जो है हमारे यहाँ गाँव में, ढानियों में कम से कम है, जहाँ पे पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है वहाँ पे कम है। ये सारा किसान का है। बहुत सारी और तकनीकियाँ हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं ना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये कंपोनेंट्स हैं। और हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की, हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन ऐसे आ रहा है कि जो है हम यदि बिना जुताई की बात करते हैं, आप किसान के पास जाइए, बहुत सारे किसान हैं जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स में भी थोड़ा लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी जो हमारी धान्य फसलें हैं उसमें नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी मैं इसको लगाऊंगा फिर उखाड़ूंगा, और सेकंड ईयर में यदि उसने सब्सिडी भी ले ली तो आप दूसरे साल में देखेंगे डोली की तरफ या वहाँ तारबंदी है वहाँ लटके रहते हैं वो ड्रिप सारे के सारे। तो उसका कारण ये है कि हर बार जो है उठाना रखना ये करना ये झंझट है। कॉम्बिनेशन हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यदि जुताई की ज़रूरत ही नहीं है, बिना जुताई के खेती कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, तो आप उस ड्रिप को ज़मीन के अंदर गाड़ दो 15 सेंटीमीटर। वो हमने किया है। तो आप ऊपर बिजाई करते रहो, नीचे ड्रिप है, आपको उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद में उसको जो है आप ऑटोमेशन पे ले जाओ, ड्रिप इरिगेशन को सोलर से कनेक्ट कर दो, ऑटोमेटेड सिस्टम कर दो, आपके मोबाइल में बटन होगा, उससे आप जो है ना घर में लेटे लेटे उसका काम कर सकते हैं। मुझे लगता है भविष्य की खेती उस दिशा में जा रही है और जानी चाहिए, जिस पे काफ़ी कुछ हो रहा है काम। और जिन्होंने देखना है हम उनको दिखा भी सकते हैं ये काम जो चल रहा है, क्योंकि जो है आजकल डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रही है, सरकार भी बात कर रही है डिजिटल एग्रीकल्चर, ये सारा डिजिटल उसी डायरेक्शन में है ना। बात ये है कि वो सब्सिडी जो जा रही है ना वो काउंटर प्रोडक्टिव है। 80% सब्सिडी देके भी किसान जो है ड्रिप इरिगेशन नहीं करता, तो बिजली और पानी फ्री दोगे हरियाणा में और ड्रिप भी दोगे तो क्यों करेगा ड्रिप? क्या मोटिवेशन है? तो मुझे लगता है ये काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी जो है इनको ठीक करने की ज़रूरत है, और तभी हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सकता है। बहुत सारी सब्सिडी ऐसी हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। किसान को जो है उसके लिए इंसेंटिव दो। जो हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसान यदि कार्बन, आप जो है पेरिस एग्रीमेंट हमने कमिट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 1/3 ऑफ दी जीडीपी जो है उसका हम जो है एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे, तो कम करेंगे आपने कमिट किया है। और वो कम कौन कर रहा है? किसान। यदि पेड़ लगा रहा है, यदि खिचड़ी लगा रहा है, बबूल लगा रहा है, जो भी लगा रहा है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहा है। क्या हम उसको पेमेंट कर रहे हैं इकोसिस्टम के लिए? करना चाहिए। क्या वो पानी बचा रहा है? वाटर के इतने फुटप्रिंट्स हैं, क्या उसको पेमेंट मिल रहा है? तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन किसान को उसका इंसेंटिव मिलने चाहिए इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। और वो उस डायरेक्शन में भी हम काम कर रहे हैं कि इकोसिस्टम सर्विसेज यदि किसान को इंसेंटिव मिले तो किस चीज़ के लिए, किस टेक्नोलॉजी के लिए कितना मिलना चाहिए, ताकि सरकार जी मैं कह दूं ये मशीन ले लो, इसमें हम 50% सब्सिडी, फिर उसके चक्कर लगाएगा, उसको कह दो ये काम करना है, मशीन तू जो मर्जी ला, जहाँ से ला, ये हम इंसेंटिव देंगे। मुझे लगता है किसान के लिए ईजी हो जाएगा। तो जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। अभी जो आने वाला जो सीज़न है उसमें 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। एक तो जो धान की पुराड़ी जैसे यहाँ पे जलाते हैं लोग बाग, वो एक बड़ी समस्या है, नेशनल नहीं ग्लोबल प्रॉब्लम है। उसके बारे में तो उस पर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, किसान की बचत भी होती है, टाइमली एक्सेस है, बहुत सारी ट्रेनिंग, सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम उनको सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारे गाँवों में, क्योंकि ये समस्या इधर है, हरियाणा पंजाब के करीब 150 गाँव में तो हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, मशीन है सारा कुछ करके। और दूसरा जो है जो गेहूं की बिजाई है उसके ऊपर मतलब कैसे किसान का फ़ायदा हो, तो वो एक फोकस की बात है। और जो वातावरण परिवर्तन की जो बात हो रही है, कैसे हम उसमें किसान की हेल्प कर सकते हैं, कैसे क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, हमारे दोस्त बहुत सारे हैं, 10 दोस्त हैं,
लेकिन असली चीज़ तब पता चलेगी जब आप ठीक ठाक हैं पलसानिया जी और कलवानिया जी बढ़िया चल रहे हैं, तो हम तब सारे आपके साथ हैं। जिस दिन आपको विपत्ति आएगी तब देखेंगे कि असली दोस्त कौन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमें ये भी देखना चाहिए कि 4 टेक्नोलॉजी है, चारों टेक्नोलॉजी में यदि सारा कुछ ठीक है तो बराबर पैदावार आ रही है, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जिस दिन जो है ना बारिश ज़्यादा हो गई, सूखा पड़ गया, दूसरी चीज़ें हो गई, टेम्परेचर आ गया, उस परिस्थिति में कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा देती है, वो जो है रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है। मुझे लगता है उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और वही जो टेक्नोलॉजीज़ जो मैं बता रहा हूँ, उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ में ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हुई है और बहुत सारे जो मैं रिसर्च बात कर रहा हूँ, ये सीधा किसान की सहभागिता वाली रिसर्च की बात कर रहा हूँ। और किसान की सहभागिता वाली रिसर्च ही हमें आगे लेके जाएगी। और मैं फिर जो है एक एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में दिया अभी दे रहा हूँ, चौधरी मीर सिंह जी का। हरित क्रांति के बीज यहीं पे दिल्ली में जौंटी गांव में उन्होंने बुआए थे, वहीं से हरित क्रांति का आगाज हुआ था। यदि वो किसान के खेत में सीधे जाके नहीं बोए होते और सीधे पूसा संस्थान में या और कहीं किसी भी संस्थान में बोए होते बिना किसान के, तो मुझे लगता है इतनी जल्दी हरित क्रांति नहीं आती। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ में बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो सिर्फ भाषण देने वाली चीज़ें नहीं है। मैंने जो सीखा है पिछले 20-25 साल में, वो यही है कि किसान के साथ मिलके और किसान की सहभागिता में, किसान के खेत में यदि हम कुछ करेंगे तो आप जितना कंट्रीब्यूशन आपका दोगे, उससे ज़्यादा किसान उस टेक्नोलॉजी के रिफाइनमेंट में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। और उसको आपने यदि इंटीग्रेट कर दिया उस टेक्नोलॉजी में, तो वो टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे वहीं पे उसी खेत में उसी परिस्थिति में काम करता है। तो मुझे लगता है मेरा मैसेज मोटा मोटा यही है कि किसान की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, उसके साथ मिलके। और खेती को, खलिहान को, किसान को जानता है वो वैज्ञानिक यदि किसान के साथ मिलके काम करे तो चीज़ें आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ हवाई फायर चलते रहते हैं, बहुत जगह कागज़ों में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दोनों भाइयों को फिर मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकें आपको। और भगवान से दुआ करता हूँ कि आप दिन दोगुने रात चौगुने ऐसे ही बढ़ते रहें और समाज को आगे बढ़ाते रहें। मैं आपसे बहुत बड़ा वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप मुझे रात को 12 बजे कॉल कीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमएल जाट साहब, प्रधान वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र दिल्ली। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इससे निश्चित रूप से किसानों को मार्गदर्शन मिलेगा और वो नई तकनीक के माध्यम से जो आपने जो ज्ञान वर्धन किया है उसका उपयोग करके वो निश्चित रूप से अपनी फसल में फ़ायदे के लिए काम करेगा। मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर अरुण जी तोमर, पूर्व निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय भेड़ एवं ऊन अनुमूलन संस्थान, अविका नगर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। बहुत ही सम्मानित मंच और मंच की शोभा बढ़ा रहे सभी मेरे वैज्ञानिक साथी, आप सभी का मान सम्मान करते हुए अपनी बात रखता हूं। और सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं अपने दोनों साथियों का, जिन्होंने बहुत अच्छा और सच्चा मंच सजाया है और चलाया है और मुझे आज इस मंच से बोलने का मौका दिया है। मुझसे पहले वक्ताओं ने ये कहा कि मेरा देश गांव में बसता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा इसमें ये कहना है कि विश्व में जो भी प्राणी है वो खेत या गांव से आए हुए उत्पाद के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरा यह भी मानना है कि खेत से बढ़कर कोई इंडस्ट्री नहीं और उसमें पैदा होने वाला उत्पाद अनाज से बढ़कर कोई नहीं। सबसे बड़ा उद्योगपति इस मायने में किसान है, और किसान ने जो देश का अन्नदाता है, उसने इस कोरोना, इस वैश्विक महामारी में सिद्ध करके दिखाया है कि वाकई ही वो अन्नदाता है। जहाँ सब कुछ
शांत चल रहा था, सब कुछ रुक गया था, वहाँ खेत में किसान दिन रात आपके पेट पालन के लिए दिन रात काम कर रहा था और उसने काम कर कर अपनी उन्नति और प्रगति को बढ़ाया ही है। तो ऐसे किसानों के लिए आज मुझे बोलने का मौका मिला है। साथियों, गांव में रहने वाला किसान, बात चाहे खेत की हो या खेती की, कृषि की हो या किसान की, जाट की हो या जवान की, ये सब पर्यायवाची हैं। इतना बड़ा योगदान, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, गांव परिवेश में पला हूँ, एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ और दिल और दिमाग में किसान और किसानी को पाले रखता हूँ। यदि गांव में रहने वाला आदमी दो बातों पे अपनी आजीविका चलाता है, एक है खेती और दूसरा है पशुपालन। खेती की बात मेरे वैज्ञानिक साथी जो मुझसे अच्छा तजुर्बा रखते हैं वो अपनी बात रखेंगे, और डॉक्टर मांगीलाल जाट जी ने बहुत अच्छी अपनी बात रखी। लेकिन किसान भाइयों, पशुपालन भी किसी मायने में पीछे नहीं है। यदि घर में काम करने वाली गृहिणी से पूछा जाए कि आपको आमदनी कहाँ से ज़्यादा मिलती है, तो आजकल, किसी ज़माने में जब हम बचपन में थे तो ये सुनते थे कि दूध बेचना पूत बेचने समान माना जाता था। उस वक्त यदि लोगों को पता होता कि दूध से अच्छा व्यवसाय कोई नहीं है, तो आज गांव की या ग्रामीण व्यवस्था की आर्थिक स्थिति कुछ और होती। जब से मेरे गांव में दूध बेचना आमदनी का एक जरिया हुआ है, तब से गांव की स्थिति, घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती ही चली गई। साथियों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारी गायों का जो औसत दुग्ध उत्पादन था 435 किलोग्राम था प्रति ब्यात। इसको हम वैज्ञानिकों ने किसानों के माध्यम से आज हमारे देश के गायों का औसत दुग्ध उत्पादन 1200 है। किसान भाइयों, हम यूं ही कुछ भी व्यवसाय करने लगते हैं आधे अधूरे मन से। आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी व्यवसाय ज़्यादा लाभकारी, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता। मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से कहना है कि आप जो भी काम करें, जो भी पशु पालें, पूरे मन से पालें, और पशुपालन से अधिक आय लेने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 ब्रीडिंग, नंबर 2 फीडिंग, नंबर 3 रियरिंग, और नंबर 4 यदि बात करें जिस पर आप लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है, मार्केटिंग। हम लोग यदि बात करें ब्रीडिंग की, ब्रीडिंग में हम कहते हैं, मांगीलाल जी ने अच्छा बताया या आगे हमारे और साथी बताएंगे, बीज की। बीज साथियों नींव का काम करता है। यदि नींव एक बार अच्छी पड़ गई तो आगे आप कुछ भी उस पर घड़ लो, शानदार बनेंगे। पशुओं में भी नींव का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम नस्ल बोलते हैं। नस्ल वो जो आपको फ़ायदा पहुँचाए, अच्छी नस्ल वो जो आपके संसाधनों का उपयोग कर, आपके उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर आपको अधिक से अधिक उत्पादन करे, चाहे दूध की हो, चाहे मांस की हो, चाहे अंडे की हो। कुदरत ने नस्ल बनाते वक्त 2 कॉम्बिनेशन रखे हैं, एक जलवायु का और एक जीन का। जीन और एनवायरनमेंट मिलकर ही नस्ल बनती है। यदि ऐसा नहीं होता तो मुर्रा देश के हर कोने में पाली जा सकती थी। होल्स्टीन फ्रीजन हमारे देश में भी अच्छी चल सकती थी, लेकिन नहीं। कुदरत का एक नियम है, हर जीनोटाइप को हर एनवायरनमेंट के हिसाब से उसने पैदा किया है। हम कुदरत से ज़्यादा खिलवाड़ ना करें। हम जो भी व्यवसाय करें अपने संसाधनों को देख के करें, उतना ही पैर पसारें जितनी हमारी चादर है। मैं कई बार अपने राजस्थान भाइयों से कहता हूँ, किसानों से कहता हूँ कि साथियों, यहाँ मुर्रा नस्ल मत पालो। मुर्रा नस्ल के लिए बहुत अच्छा पानी, तालाब और हरा चारा की ज़रूरत है। वो हरियाणा की तरफ देख तो लेते हैं, मुर्रा ले आते हैं। राजस्थान यदि जाना जाता है तो अपनी गायों की नस्लों के कारण जाना जाता है, अपनी भेड़ बकरियों की संख्या और उनके नस्लों के कारण जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान की जो आजीविका है वो वर्षा आधारित है, पानी वहाँ पर बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का किसान गाय पाले, गाय भी अपनी देसी नस्ल की पालें, क्योंकि राजस्थान को ये सौभाग्य प्राप्त है कि देश की सबसे अच्छी गाय नस्लें, चाहे थारपारकर हो, साहिवाल हो, गिर हो, नागौरी हो,
ये सब हमारे राजस्थान की है। यदि उसको मुर्रा नस्ल या भैंस पालनी है तो मुर्रा का आधा खून वो रखें ताकि वहाँ की जलवायु में उस तरह का जानवर पल सके। नस्ल की बात हो गई। अब फीडिंग की, अच्छी जीनोटाइप होने पर यदि अच्छा एनवायरनमेंट या अच्छा उसका वातावरण नहीं मिला तो वो जीनोटाइप कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक अच्छे जीन को उत्पादन देने के लिए उसका आहार, उसका खान पान बहुत ज़रूरी होता है। खान पान जितना सस्ता होगा उतनी आपकी लागत कम होगी, आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी। तीसरी बात आती है उसकी देखभाल की। जिस प्रकार सारे नियम जो आदमी के ऊपर नियम लागू होते हैं वही पशुओं के ऊपर लागू होते हैं। जिस प्रकार जितना आरामदायक व्यवस्था में हम रहकर उत्पादन करते हैं, काम करते हैं, इसी प्रकार पशु भी अच्छा आरामदायक, उसका अच्छा अपना घर हो, उसका अपना खूंटा हो, उसका अपना वातावरण हो, वो सब साफ़ सुथरा हो, मच्छर मक्खी से फ्री हो, उसको छाया की भी व्यवस्था हो, उसको धूप से बचने की व्यवस्था हो, उसको ठंड से और गर्मी से भी बचने की व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था होने पर, अच्छा चारा होने पर अच्छी नस्ल अपना काम करती है। चौथी बात यदि आए जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं वो है बाजार की। सब कुछ हम करते हैं, पशु हम पालते हैं, उनकी टक्कर भी खाते हैं, उनका गोबर भी हम समेटते हैं, लेकिन बाजारीकरण इन बिचौलियों को दे देते हैं। हम बचपन में थे तो हमारी ताई या माताएं दूध निकालती थी। आज डॉक्टर साहब उन्होंने दूध की जगह दूधिया उनका दूध निकालते हैं और जितना वो बता देते हैं साहब इतना दिया, उसी से काम चल जाता है। दूध वाला दूध निकालेगा, जितना बता देगा आप मान लेंगे, और जिस रेट वो बेच के आएगा, क्योंकि बाजार उसका है, रेट आप नहीं तय करेंगे, रेट वो तय करता है। मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से कहना है कि सब कुछ आप कर रहे हैं, बाजार को भी आप संभालिए। अपने उत्पाद को आप स्वयं अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे के माध्यम से बाजार में उस उत्पाद को लेके जाएं। आपको अच्छी कीमत मिलेगी, आपको मुंह मांगी कीमत भी मिलेगी, क्योंकि आज लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। हर कोई शुद्ध खाना पसंद करता है, हर कोई ऑर्गेनिक पसंद करता है। हम किसान सब करते हैं, ऑर्गेनिक भी करते हैं, शुद्ध भी करते हैं। बीच में यदि कोई अशुद्धि और अकार्मिकता लाता है तो बिचौलिया लाता है, जिसके कारण हम और हमारे किसान बदनाम होते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना उत्पाद बनाइए और उस उत्पाद की आप मार्केटिंग भी करें, तो आपको निश्चित ही आय दुगनी या तिगनी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक और मैं कहना चाहूँगा कि एक ही व्यवसाय पर आप आधारित ना हो। आप खेती करें, खेती के साथ साथ पशु जरूर पालें, क्योंकि पशुपालन खेती के इस बाई प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है। ये दोनों एक तरह के साथी हैं। दूसरा, यदि आप पशु पाल रहे हैं तो कई तरह के पशु पालें। आप भैंस भी रखें, गाय भी रखें, और मैं तो मेरठ से आता हूँ, वहाँ भेड़ बकरी नहीं पाली जाती, कम पाली जाती है। राजस्थान के किसानों से मेरा कहना है कि आप भेड़ भी पालें, बकरी भी पालें, मुर्गी भी पालें, कुत्ते भी रखें। इंटीग्रेटेड अप्रोच आप अपनाएं। पता नहीं कौन सी बीमारी किस पशु को लेके बैठ जाए तो आपका दूसरा पशु जिंदा रहेगा, दूसरे को लेके बैठेगी तो आपको तीसरा पशु जिंदा रहेगा। कुछ न कुछ आपको हर वक्त आमदनी मिलती रहेगी, और आप बिना साधन के अपने साधनों को देखते हुए ही पशुपालन का काम करें। आप वैज्ञानिक जो तकनीकियाँ हैं इसका प्रयोग करें। आज हर विज्ञान या ज्ञान आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर पे उपलब्ध हैं। आप कुछ भी देख लें, देश में, विदेश में, हरियाणा में, पंजाब में या दक्षिण में, पशुपालन में या खेत में जो भी काम हो रहा है आपको वो वहाँ पर मिलेगा। आप जितनी भी ICAR की हमारी पुस्तक हैं वो हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, बहुत से प्रयोग चल रहे हैं, उनके परिणाम भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएंगे। किसान भाइयों, आप परंपरागत ज्ञान के साथ नए नए तकनीकों का भी आप उसमें आवेश करें और निरंतर आप प्रगति करें। मैं पुनः अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे
यहाँ मौका दिया। ये अच्छा प्रयास है आप लोगों का। बात किसी न किसी रूप में हमारे एंड यूजर तक पहुँचनी चाहिए, हमारे अपने परिणाम किसान के खेत तक पहुँचने चाहिए, उसके दिलो दिमाग तक पहुँचने चाहिए। और मेरा और एक आपसे कहना है, यदि हम गांव से हैं, यदि हम किसान के बालक हैं, तो हमारे दिल और दिमाग में ये दोनों चीज़, हमारा अपना इतिहास जिंदा रहना चाहिए, जिसके लिए दोनों भाई हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। हमें भी इनको सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर साहब, जो बात पशुपालन की आपने करी, हम किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे को बड़ी बखूबी ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि हम उस जिस धरती से, जिस ज़मीन से हमारा जुड़ाव है, उस ज़मीन की बात हम हर प्लेटफॉर्म पे, हर मंच पर करें। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर भोपाल सिंह जी तोमर, अध्यक्ष सब्जी विभाग IARI नई दिल्ली। वो आए और समाज और इस किसान कौम को संबोधित करे, अपनी बात रखे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान बहनों एवं भाइयों को मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं हमारे जो दो युवा साथी हैं, कलसानिया जी और पलसानिया जी, सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार के जो कार्यक्रम के आयोजन का प्रारंभ किया है। इससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि आप किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि जो भारतवर्ष है ये एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर आप पूर्व कालों में इस स्थिति का मूल्यांकन करें, जो मैंने कहा कि भारतीय कृषि हमारी वित्तीय व्यवस्था का आधार है, उसकी मेरुदंड है, बैकबोन है। 2000 वर्ष में पूरे विश्व में 2009 के दौरान पूरे विश्व में मंदी का दौर आया, लेकिन हमारा देश उस मंदी से उबर पाया और उसको उबर ही नहीं पाया, उसका सामना किया और देश में किसी भी प्रकार की आर्थिक विपत्ति को हम सहन कर पाए। उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे भारतीय कृषि को और हमारे किसानों को, जिन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और दूसरा अवसर बहुत ही कम समय में 2009 के बाद 2019 में के अंत होते होते पूरे विश्व में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कोरोना महामारी ने जो है कृषि पूरी व्यवस्था को, पूरी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस संकट के दौरान भी अगर कुछ बच पाया है तो वो कृषि व्यवसाय बच पाया। और कृषि व्यवसाय ने कोरोना से लड़ने के लिए हमको जो शक्ति प्रदान की और देश को एक भूख के कगार से बचाया, उसके लिए पुनः हमारे किसान भाई और भारत की कृषि का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरोना के दौरान कृषि में अनेक चुनौतियों का सामना हुआ, जैसे कि अभी मेरे पूर्व वक्ता डॉक्टर अरुण तोमर जी ने 4 बिंदुओं में से सबसे अंतिम बिंदु मार्केटिंग का रखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों कि आप कृषि उत्पादन करने में, नियोजन करने में सक्षम हैं। आपने जो ठान लिया आपने करके दिखाया है, लेकिन जिसके करने की आवश्यकता है उसकी तरफ अभी आपका ध्यान पूरी तरह से नहीं जा रहा है। और वो क्षेत्र है जो अरुण जी ने चौथे नंबर पे कहा था, मार्केटिंग, बाजारीकरण। जब तक हमारा किसान संगठित होकर के बाजार के ऊपर ध्यान नहीं देगा, उसके द्वारा किया गया मेहनत, उसके द्वारा किए गए प्रयास उसको इतनी आर्थिक संपन्नता की तरफ नहीं ले जा सकता। किसान अगर समृद्ध बनना है, किसानी को अगर हमने समृद्ध बनाना है तो हमें कृषि को लाभकारी बनाने की तरफ देखना पड़ेगा। हमारी खेती लाभकारी कैसे हो? खेती में बहुत प्रकार की खेती हैं, धान्य फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, दलहनी हैं और बागवानी फसलें हैं, पशुपालन है, मत्स्य पालन है। बहुत बड़ा कृषि का जो ये फैलाव है ये बहुत बड़ा है
और उसमें अगर हम देखते हैं कि बागवानी फसलों का, पशुपालन का, इन दो जो सेक्टर हैं, इनका हमारी जो कृषि के विकास की दर है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और अगर कहें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे देश में अगर कृषि के विकास को बल मिला है तो इन दो ही व्यवसायों से अत्यधिक विकास में बल मिला है, बागवानी के माध्यम से, पशुपालन और मत्स्य के माध्यम से। हम दूसरी परिकल्पना करते हैं शाकाहारी बनने की, क्योंकि शाकाहारी बनने के साथ साथ हमारा स्वस्थ जीवन जुड़ा हुआ है। आप सभी ने देखा कि कोरोना विश्व महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने शाकाहार की तरफ परिवर्तन हुआ। अधिकांश से अधिकांश लोग शाकाहार भोजन की तरफ अपने को देख पाए, क्योंकि कोरोना महामारी से बचने का एक ही मंत्र मिला कि हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कैसे मजबूत हो सकती है। उसको मजबूत करने के लिए हमें अपने पोषण को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम अपने परिवार के स्तर पर, अपने गांव के स्तर पर जब तक अपना पोषण का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, और पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए आपको बागवानी फसलों के लिए, जिसमें साग भाजी, फल एवं दूध का सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है, जिससे आपकी शरीर की पूरी मांग की पूर्ति हो सकती है। हमें एक दिन में 300 ग्राम सब्जी खाने की परिकल्पना करते हैं। अगर प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति 300 ग्राम सब्जी का इस्तेमाल करता है तो ये विश्व स्तर पे माना गया है कि हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, पोषण की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, उनकी आपूर्ति संभव है। तो यहाँ पे दो बातें मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ। आप बागवानी को अपनाएं, और बागवानी के अपनाने में पहला उद्देश्य आपका अपने परिवार का पोषण, आपकी सुरक्षा होना चाहिए। दूसरा जो है, आपका जो कृषि का व्यवसाय में बागवानी का जो चयन करना है, आपको उससे अधिक आमदनी के लिए चयन करना है। आप बागवानी फसलों को अपनाएंगे, निश्चित रूप से आप अधिक आमदनी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि हमारा किसान भाई, जब हम यंत्रीकरण की बात करते हैं, हमारे देश में मैकेनाइजेशन हुआ। हमने देखा है गन्ने की बुआई मशीनों द्वारा होने लगी, धान की कटाई मशीनों के द्वारा होने लगी, गेहूं की बुआई मशीनों द्वारा होने लगी, बहुत सारी फसलों की सीधे बिजाई होने लगी। यंत्रीकरण हुआ। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 70% लोगों की जीविका का आधार कृषि है। अगर कृषि में उनको निरंतर कार्य नहीं उपलब्ध होगा तो उनका गांव छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन करना निश्चित है। और यही परिणाम हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन प्रारंभ हुआ, क्योंकि हमें कृषि के अंदर निरंतर व्यवसाय और अवसर, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जब हमने अपनी धान्य फसलों में यंत्रीकरण की तरफ जोर दिया, निश्चित रूप से यंत्रीकरण उनमें आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है कि इतनी बड़ी आबादी को अगर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा सकते तो देश में बेरोजगारी, भुखमरी पैदा हो जाएगी। तो उसके लिए मैं मानता हूँ किसान भाइयों, बागवानी फसलें, सब्जी फसलें, फलदार वृक्ष और मसालों की खेती, ये हमारे निरंतर व्यवसाय देने के माध्यम बन सकती हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जो किसान गन्ना, धान, गेहूँ लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, और उनको मालूम है ये गन्ना जो है 12 महीने की फसल है, धान 5 महीने की फसल है, गेहूँ भी 5 महीने की फसल है, सरसों 130 दिन की फसल है, आपने यंत्रीकरण कर दिया, गांव का मजदूर को काम नहीं मिलेगा तो गांव का मजदूर कहाँ जाएगा? वो गांव से पलायन करेगा, शहरों में जाएगा, और शहर में जाकर अपनी जिस प्रकार की जीविका का उपार्जन वो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों से आया मजदूर करता है, उसके अगर आप उसका वास्तविक रूप देख लेंगे तो बहुत ही भयावह लगता है। तो किसानों के साथ साथ हमें मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे? बागवानी फसलें उसका एक विकल्प है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, अगर कोई किसान बागवानी करता है तो वो कम से कम साल में 4 से 5 फसलें ले सकता है सब्जी फसलों की, क्योंकि सब्जी फसलें धान्य फसलों की अपेक्षा कम अवधि में हो जाती हैं। कम अवधि में होने के कारण उनको निरंतर परिश्रम की, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और उनको जो गाँव में रहने वाला मजदूर है जिसको हम निरंतर काम दे सकते हैं, जब उसको निरंतर काम मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि जुलाई के माध्यम में अगर हम किसान भाई अपने खेत में मूली, अगेती मूली की खेती करता है तो उसकी 50 दिन के अंदर मूली की फसल खत्म हो जाती है। उसके बाद 50 दिन के बाद वो जो है धनिया की बुआई करता है या पालक की बुआई करता है, साग सरसों की बुआई करता है, पुनः वो 35 से 40 दिन में एक फसल की कटाई कर सकता है।
उसको लेने के बाद वो मटर की बुआई करता है। 115 से 118 दिन में 20 दिन में मटर की कटाई कर सकता है और उसके बाद वो खेत में मटर निकालने के बाद में पछेती गोभी या प्याज की रोपाई कर सकता है। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं, और उनकी गोभी की कटाई करने के बाद किसान फिर दोबारा मार्च के अंत में लोबिया, गुआर या जो हमारी दूसरी फसलें हैं मिर्च की रोपाई कर सकता है। तो एक फसल जो हम धान्य फसलें एक साल में 2 फसलें ले सकते हैं और उनमें मैकेनाइजेशन होगा तो उनसे हमारे मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारे बागवानी फसलें अपनाएंगे तो किसानों के साथ साथ मजदूरों को काम मिलेगा और उनको पोषण भी मिलेगा, साथ ही साथ जो है उनके आमदनी का ज़रिया भी बढ़ेगा, क्योंकि किसान को निरंतर आमदनी की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे खर्चे प्रतिदिन होते हैं और मुख्य फसलों से हमारी आमदनी मौसम पे आधारित होती है। जब हम बागवानी फसलों की बात करते हैं, बागवानी फसलों में सब्जी फसलों की बात करते हैं, तो उससे हम निरंतर अवसर, रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, आमदनी के नए अवसर पैदा करते हैं और उसके साथ साथ अपनी पोषण सुरक्षा भी करते हैं। जब घर में आपके सब्जियों का उत्पादन होगा, पूरे वर्ष उत्पादन होगा, तो आप निश्चित रूप से अपने घर में उसका उपयोग कर पाएंगे। इससे आपके परिवार की, आपके आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा होगी, पोषण सुरक्षा होगी। तो ये तो पोषण सुरक्षा और निरंतर रोजगार के अवसर हैं। लेकिन इसका व्यवसायीकरण कैसे होगा? खेती के व्यवसायीकरण में आपको जो है आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। आधुनिक तकनीकें क्या होंगी? उसमें उत्तम किस्म का बीज आपको इस्तेमाल करना होगा, उन्नत किस्मों के साथ साथ उन्नत किस्म का बीज लेना होगा। आज हमारे देश में उन्नत किस्मों के बीजों की उपलब्धता आज भी हमारे सामने चुनौती है। तो वो एक अवसर है व्यवसाय का, हमारे कृषि में जुड़े हुए युवाओं का, कृषि में जो हमारे स्नातक हैं या स्नातकोत्तर किए हुए छात्र हैं, उनके लिए एक अवसर है कि वो बीज उत्पादन के क्षेत्र में जा सकते हैं। दूसरी जो हमारी रोजगार की स्थिति आ सकती है, हम बात करते हैं कि अगर हम स्वस्थ पौध तैयार करें, अधिकांश सब्जी फसलें या बागवानी फसलें उनको पहले पौध तैयार करनी पड़ती हैं, कुछ सीधे बिजाई भी होती हैं। बीज का उपचार करना नितांत आवश्यक है। बीज के उपचार के माध्यम से आप मृदा से लगने वाले रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगेती फसलों की जब हम बुआई की बात करते हैं, अगर मटर की हम अगेती बुआई करते हैं सितंबर के अंतिम सप्ताह में, तो उसमें फफूंद रोग आता है जिसको हम बैक्टीरियल विल्ट बोलते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट का नियंत्रण बीज उपचार के माध्यम से किया जा सकता है। तो हमें ये नियंत्रण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जो हमने बात की कि जो सब्जी फसलें जिनकी हम पौध तैयार करते हैं, स्वस्थ पौध तैयार करना आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्रारंभ के 25 से 28 दिनों तक स्वस्थ पौध का उत्पादन कर लिया तो निश्चित रूप से हम इस पर लगने वाले जो खर्चे हैं उसको कम कर सकते हैं और नर्सरी उत्पादन को हम एक व्यवसाय के रूप में देख सकते हैं। हमने अपने संस्थान में कई ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन किया जिसमें हमने युवाओं को प्रशिक्षण दिया। उसके लेने के बाद उन्होंने पौध उत्पादन का कार्यक्रम चालू किया और उसकी मैं एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूँ। रायपुर में स्थित वीएनआर कंपनी के मालिक हैं, उनके बेटे ने 2000 में हमारे यहाँ से 3 महीने का एक डिप्लोमा प्राप्त किया और आज वो भारत की जानी मानी कंपनी के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं और 200 से 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बीज उत्पादन, नर्सरी उत्पादन, संरक्षित पौध उत्पादन के माध्यम से वो अपना आज आमदनी ले रहे हैं। तो मैं अपने युवा कृषक स्नातकों को, अपनी कौम के जो स्नातक हैं, उनको आह्वान करता हूं कि आपको इन अवसरों को देखना है, पहचानना है, आपको बीज उत्पादन की तरफ अग्रसर होना है। उसके बारे में आपको प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है, नियोजन करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे देश में बीजों की बहुत अधिक मांग है, तो बाज़ार हमारे पास खुला हुआ है। दूसरा, पौध उत्पादन, खुले खेत में आप पौध उत्पादन कर सकते हैं। थोड़े से परिवर्तन करके आप वर्षा से बचा करके आप अस्थायी जाल घरों का निर्माण करके स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं और उसको व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। और देश के कई भागों में आप कुरुक्षेत्र में चले जाइए, आप जो है चंडीगढ़ के पास चले जाइए, कई लोगों ने इस व्यवसाय की तरफ ध्यान दिया है और उसको एक व्यवसाय के रूप में प्रतिवर्ष 1 एकड़ क्षेत्र से वो जो है 8 से 10 लाख रुपए का पौध उत्पादन करके अपने परिवार का बेहतर जिंदगी का यापन करने में सफल रहे हैं। तो मैं आह्वान करता हूं कि आप पौध उत्पादन के कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरी बात आती है, आज आपने देखा होगा, आज शहरों के अंदर जो तकरीबन 47% आबादी देश की आज शहरों के अंदर आ गई है और जिस प्रकार से अनुमान है वर्ष 2050 तक ये जो आज की स्थिति है, जो हम बात करते हैं कि हमारी 57% आबादी अभी गांव में है, बाकी शहर में है, तो ये परिवर्तन हो जाएगा। गांव से लोग पलायन करके शहरों में जाएंगे, शहरों की हालत ख़राब हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों के अंदर नहीं है।
तो ये जो स्थिति 2050 में आने वाली है उसको समझने की आवश्यकता है, माइग्रेशन को रोकने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको स्वस्थ सब्जी उत्पादन करने की आवश्यकता है। और जब हम स्वस्थ सब्जी उत्पादन की बात करते हैं तो मैं आपका इशारा करना चाहता हूँ ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन की। आज हमारे देश में बहुत बड़ा बाजार उभर के आया है ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन का। लेकिन मैं यहाँ अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि इस अवसर को आपको गंवाना नहीं है। लेकिन अकेला किसान एक इकाई के रूप में काम नहीं कर सकता। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनिक खेती में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक खेती का स्वरूप मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही प्रखर होगा और ये बहुत उभर के आएगा। तो हमें आवश्यकता है अपने युवाओं को इस दिशा में काम देने की, इसमें सोचने की, उसकी योजना बनाने की, उसमें प्रशिक्षण लेकर के कार्बनिक रूप से जो है हमें ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन करके उनका वितरण करने की। अभी हम बाजार की बात कर रहे थे। बाजार हमारा मैं समझता हूं कि हमारा जो बाजार की स्थिति है, हमारा उत्पादन जो है वो बिखराव में होता है। बिखराव से फिर वो संगठित होता है और संगठित होकर पुनः वो बिखराव के रूप में जाता है। उसको मैं अंग्रेजी के रूप में कहता हूँ सेग्रीगेशन से एग्रीगेशन और एग्रीगेशन से रीएग्रीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको समझने की आवश्यकता है, हमें संगठित होने की आवश्यकता है, पूरे देश समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। संगठन के माध्यम से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे उत्पादों में छूट मिल सकती है। मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ, आज हमारा नाबार्ड बैंक है, स्वयं सहायता किसानों के समूह निर्माण में 20 लाख की वो छूट देता है, सपोर्ट देता है। उसके माध्यम से आप अपना उसका पंजीकरण करा सकते हैं, समूह तैयार कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपनी आवश्यकता के जो उत्पाद हैं, आप खाद हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, कोई भी उसको आप अपने एक बहुत संगठित तरीके से ले सकते हैं, जिसमें आपको जो हमारे डीलर्स हैं, कंपनियां उनको 20% से 30% की छूट देती हैं, वो छूट आपको मिल सकती है। आपके लगने वाले जो कृषि में उत्पाद हैं उनमें लागत में कमी आ सकती है। लेकिन आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको सामूहिक रूप से इस प्रयास में आने की आवश्यकता है। अभी दूसरा जो हमारी खेती का बागवानी में परिवेश है वो है संरक्षित खेती का। हमारे देश में संरक्षित खेती के अंदर हमने लगभग वर्ष 2000 के दौरान शुरुआत की थी और आज हमारे देश में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के आसपास सब्जी फसलों में क्षेत्रफल है। इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वातावरण की परिस्थितियों में बदलाव आया है, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको कहना चाहता हूं किसान भाइयों, अगर आप वार्षिक वर्षा का जो हमारे देश में बारिश होती है उसको देखेंगे तो कुल मिलाकर के वर्षा की मात्रा में कमी नहीं आई है, लेकिन उसके बदलाव में कमी आई है। जब भी वर्षा होती है एक दिन में 60 mm, 80 mm और 150 mm तक बारिश होती है और सारा वर्षा का जो बहुमूल्य जल है वो बह करके नष्ट हो जाता है। हम उसके संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं देते। संरक्षित खेती में बढ़ावा देने के लिए हमें प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जल का भी इस्तेमाल करना है, उसका संरक्षण करना है। और कम से कम अगर हम 2 एकड़ का पौंड सामूहिक रूप से तैयार कर लेते हैं, उससे हम तकरीबन 10 एकड़ क्षेत्र के अंदर 5 से 6 महीने के सिंचाई जल की व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का कृषि और औद्योगिक विकास में इस्तेमाल हुआ है, उससे हमारे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में पेयजल संकट होने वाला है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध जिले से, मेरठ से रहने वाला हूं और मैंने अपने 35 साल के सरकारी नौकरी में और टोटल अपने 57 साल के आयुकाल में देखा है, हमारे क्षेत्र में ही जल स्तर की जो गिरावट आई है, जहां पे 40 फुट पे पानी होता था, आज वहां 300 फुट पे पानी चला गया। अगर इसी रफ्तार से पानी की गति हमारी मृदा से घटती चली गई और हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारी खेती भी खतरे में पड़ जाएगी, हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, हमारा पशुपालन भी खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ हमें सोचने की आवश्यकता है। तो हमें संरक्षित खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास, हम जब भी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में 75% या 80% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, जिनको हम ये मानते हैं कि वे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे मझोले और स्मॉल फार्मर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी संरक्षित टेक्नोलॉजी का। इसमें सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं का आह्वान हुआ है, उसमें 50 से 60% तक जो है सब्सिडी की उपलब्धता है। कुछ राज्यों में ड्रिप इरिगेशन देने के लिए 90% की व्यवस्था है। तो यहाँ पे हमें किसानों को जागृत करने की आवश्यकता है। आज हमारा जो पुराना किसान है, जो हमारे वृद्ध किसान हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानते। लेकिन मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का स्तर कुछ भी रहा हो, लेकिन वहाँ पे IT टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से है, सबके हाथ में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है।
चाहे वो रोज़गार करता है या स्वरोजगार करता है या नहीं करता है, सबके खान पान को बेहतर बना है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को जाना। लेकिन हमारी जो कृषि में करने वाले लोग हैं उनको इस जानकारी का अभी भी अभाव है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं युवाओं से आह्वान करता हूं, अपने कौम के जो युवा लोग हैं उनसे आह्वान करता हूं कि आप अपने परिवार को उन टेक्नोलॉजी के बारे में अपने लोगों को जानकारी दें और दे करके उनको जो हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस के उपलब्ध हैं उनका ज्ञान लें। तो संरक्षित खेती को बढ़ावा देना है, तो उसके साथ साथ आपको जल संरक्षण करना है। अब आपने अगर संरक्षित खेती, सारे किसान एक साथ में अगर संरक्षित खेती की तरफ अग्रसर हो जाते हैं तो इतने बड़े संसाधन उपलब्ध होने में कठिनाई आती है, लेकिन उसको एक हम फेज मैनर में कर सकते हैं। समूह का निर्माण करना आज हमें समय की आवश्यकता है। अगर हम समूह का निर्माण करके बाजार आधारित फसलों का उत्पादन करेंगे, जैसे आप संरक्षित अवस्थाओं में बीज रहित खीरे की बात करते हैं, लाल पीली शिमला मिर्च की बात करते हैं, हरी शिमला मिर्च की बात करते हैं, चेरी टमाटर की बात करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमने कई किस्मों का विकास किया है जो हमारे किसानों के लिए उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप संस्थानों के साथ जुड़ के बीज उत्पादन के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जो आज आप सरकारी नौकरियों की तरफ आस लगाए बैठे हैं और सरकारी नौकरियों के अवसर दिन बाय दिन घटते जा रहे हैं, इसके तरफ आपको रह कर के अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। आपको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो हमारे कृषि से जुड़े हुए युवा हैं, कृषि स्नातक हैं, मैं उनको पुनः अनुरोध करूंगा कि आप कृषि के व्यवसाय में जुड़िए, संगठित रूप से जुड़िए, योजनाबद्ध तरीके से जुड़िए। और जो मैंने 4 बातें कही हैं कि आप बीज उत्पादन के क्षेत्र में अग्रसर हो सकते हैं, पौध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रसर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन में आप आ सकते हैं, संरक्षित खेती के आधार पे को आप आगे बढ़ा सकते हैं और इनके माध्यम से आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और अपनी आमदनी ही नहीं, आप गांव में रहने वाले लोगों को उसके कार्य को प्रबंध करने के लिए प्रशिक्षण दे करके गांव के स्तर पे ही अनेकों लोगों को रोजगार का सर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे गांव भी सुरक्षित रहेंगे और ये देश भी सुरक्षित रहेगा और आत्मनिर्भरता की तरफ हम अग्रसर हो पाएंगे। क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और टेक्नोलॉजी हमारा युवा जानता है, क्योंकि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो शायद इतना अच्छी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझती है। तो युवाओं को इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए संगठित होने की आवश्यकता है, स्वयं सहायता ग्रुप बनाने की आवश्यकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की आवश्यकता है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ी को ये धरोहर के रूप में दे सकें, जिसको आज हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी के रूप में कहते हैं। इसी तरह से हमें आवश्यकता है, हमारे जो संसाधन हैं, ज़मीन का पानी है, हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति है और हमारा बेहतर स्वास्थ्य है, ये सब बने रहें। अगर हम ये सब बने रहे तो मेरा पूर्ण विश्वास है हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर होंगे। और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए हमें अपनी खेती को मजबूत करना है, क्योंकि मैंने शुरुआत में 2 बातें कही हैं। 2009 में जब पूरे विश्व में मंदी आई तो किसने देश की इज्जत बचाई? वो कृषि व्यवसाय था। कोरोना के काल में अगर देश की इज्जत बचाई तो वो कृषि व्यवसाय था। और आने वाले समय में मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि आज कोरोना पैंडेमिक को देख रहे हैं, आगे आने वाले समय इस प्रकार के अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रादुर्भाव होगा। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि हमें अपनी कृषि को मजबूत करना, अपने खान पान को मजबूत करना, अपनी आमदनी को बढ़ाना, अपने आप को ग्रामीण परिवेश में सुरक्षित रूप से रहना। आप ये भी देखते होंगे, सारा कोरोना का प्रकोप आज शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रकोप करता है। ग्रामीण क्षेत्र आज हमारे सुरक्षित है, हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि वहाँ का खान पान समृद्ध है। उनको दूध, फल, सब्जी, अपने घर से उत्पाद किया हुआ गेहूँ, चावल, दाल, उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो बेहतर पोषण लेकर के सुरक्षित हैं। इसलिए मैं अपने युवा किसान साथियों से, इस सभा में उपस्थित सभी सज्जनों से आह्वान करता हूँ कि आप इस जो हमारा कार्यक्रम है, इसके अंदर जो आप सम्मिलित हुए, उसमें की गई जो वार्ताएं हैं, जो चर्चाएं हमने की हैं, आप उसको अपनाने का प्रयास करेंगे और आगे आने वाले समय में ये जो जाट इंटरनेशनल जाट संसद है, इसके माध्यम से और अधिक कार्यक्रम कर सकेंगे और हम अपने किसानों को जो नवीनतम की टेक्नोलॉजी हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, उनके बारे में जानकारी दे करके उनको सक्षम बनाएंगे, ताकि हमारा किसान, हमारी कौम और आगे बढ़े। और हमारी कौम तो खेती के साथ जुड़ी हुई है और जब ये खेती का स्वरूप बदलने पे उतर जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी खेती का स्वरूप बदल जाएगा। मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि हम लोग खेती करने में निपुण हैं, हमारे जीन में खेती करना बसा हुआ है, पशुपालन बसा हुआ है, हम शाकाहारी हैं, हम समृद्धशाली हैं, शक्तिशाली हैं
और उसका मुख्य कारण है हमारी कृषि, हमारा खान पान, हमारी बेहतर सोच। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में मैं अपने दोनों युवा साथियों को, कलवानिया जी को और पलसानिया जी को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि आप अगले जो भी कार्यक्रम समाज के उत्थान के लिए करेंगे, हम उसमें पूरा आपका सहयोग देंगे। चाहे वो जो है सब्जी उत्पादन की बात हो, चाहे बागवानी के अंदर मसाले उत्पादन की बात हो, या हम फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे, या किस प्रकार से इनके माध्यम से हम किसान भाइयों की अपने आमदनी बढ़ा सकते हैं, उसमें हमारा जो भी योगदान संभव होगा हम खुले मन से आपका सहयोग करेंगे। और पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे अपने लोगों के बीच आकर के कुछ विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवादी हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर साहब। आपने समाज को और समस्त किसान वर्ग को आपने जो मार्गदर्शन दिया है ये बहुत अमूल्य है। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आप पधारे और मार्गदर्शन किया, इसके लिए इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट संस्था भी आपका आभार व्यक्त करती है। मैं संबोधन की अगली कड़ी में डॉक्टर यशपाल सिंह शेरावत जी, जो कंट्री मैनेजर IFDC नई दिल्ली से हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और शेरावत साहब अपनी बात रखें। धन्यवाद कलवानिया जी, और आप सभी किसान बहनों भाइयों को मेरा नमन। मैं एक मृदा वैज्ञानिक हूं और इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, जो कि USA बेस्ड है, और जो आज खाद आप यूज़ करते हैं 70-80% उसमें से वहीं पर ही उनकी शोध हुई थी स्टार्टिंग में, उससे बिलोंग करता हूं। लेकिन मैं आज यहाँ पर जिस आपके सामने जो विचार व्यक्त करने आया हूँ वो मृदा विज्ञान पर नहीं है, वो है कि हमारा जो कल्चर है, हमारे समाज का जो कल्चर है एग्रीकल्चर, उसके अंदर युवाओं का योगदान क्या हो और वो क्या इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और जब हम युवाओं की बात करें तो मैं अपने दोनों तरफ अपने दोनों भाइयों को देखता हूँ, पलसानिया जी और खलवानिया जी को, कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई सोच, जो कि सब टेक्नोलॉजी IT से एनेबल्ड है और जो कुछ आगे प्राप्त करना चाहती है। इतनी बड़ी महामारी चल रही है, सारा विश्व आज के दिन बंद पड़ा है, लेकिन ये किसान भाइयों की नॉलेज के लिए नई टेक्नोलॉजी वगैरह इस नई तकनीक से उनके पास लेके जा रहे हैं। तो ये जो युवा साथी हैं हमारे, ये एग्रीकल्चर के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर कैसे हमारे जो गाँव का युवा है उसको कैसे उसको सक्षम बना सकती है कि वो एग्रीकल्चर को अपना के अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। अगर हम जब कल शाम को करीब 5:30 बजे मेरे पास ईमेल आया कि मेरे को यहाँ पे अपने विचार रखने हैं, तो मैं क्रिकेट ग्राउंड पे बैठा था और वहाँ पर एक अंडर-19 टीम का मैच चल रहा था। तो जैसे ही मैंने ये टॉपिक देखा तो मैंने उनसे डिस्कस करना चाहा युवा साथियों से कि आप एग्रीकल्चर के बारे में क्या सोचते हैं। और उनसे डिस्कस करते करते ये आया कि कोई भी युवा एग्रीकल्चर एटलीस्ट वो अडोप्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की तस्वीर दुनिया को पेश की जाती है वो कि एक बूढ़ा किसान खेत के अंदर खड़ा है जिसके कपड़े मिट्टी में सने हुए हैं। तो लेकिन एग्रीकल्चर क्या सिर्फ इतना ही है? युवा इसकी तरफ क्यों अग्रसर नहीं हो रहा है? और उसका सबसे बड़ा ये जो इम्पैक्ट दिख रहा आज के दिन वो ये है कि अगर हम अपने किसान की एवरेज आयु देखें वो करीब 55 साल है। जापान में देखें तो वो 70 साल के करीब चली गई है, ऑस्ट्रेलिया में 65 के करीब चली गई है। तो ये जो यूथ एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जा रहा, ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमारे देश का आज के दिन सबसे युवा देश है, जिसकी कि एवरेज आयु 30 साल है। हमारी जो 25 साल से कम उम्र की युवा है वो करीब 50% और 35 से नीचे 65% है। और उसके अंदर से करीब 60 से 70 करोड़ युवा हमारे ग्रामीण परिवेश से हैं और वहाँ पे रह रहे हैं या वो माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस युवा को हम कैसे इसकी एग्रीकल्चर की तरफ ला सकते हैं, उसके अंदर हमारे को एग्रीकल्चर को भी चेंज करना पड़ेगा और युवा की सोच को भी चेंज करना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी एग्रीकल्चर ने शो कर दिया है कि इतनी बड़ी महामारी चल रही है लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है, बाकी सभी सेक्टर नेगेटिव में है। तो इसके 4-5 रीज़न जो
जो पिछले 10 साल से मैं डॉक्टर जो हमारे सिरमौर है डॉक्टर RS परोदा जी, उनके दिशा निर्देश में वाईपाड एक संस्थान है इंटरनेशनली जो युवाओं की आवाज़ उठाता रहता है अलग अलग मंच पे कि युवा को कैसे एग्रीकल्चर के अंदर लाया जाए। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो आया है वो 3-4 विषय ये आए हैं कि जो एक आउटलुक दिया गया है, जो एक इमेज पेश की जाती है एग्रीकल्चर की पूरे वर्ल्ड को, वो बहुत ही पुअर है। दूसरा ये है कि हमारा युवा गांव से शहर की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहे वो मेडिकल का कह लीजिए कि हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो वहाँ पर आ रहा है। और तीसरा ये है कि जो मेरी सोच है कि हमारी जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसको हमारे को रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो सिर्फ आज के दिन साइंटिस्ट पैदा कर रही है, वो फार्मर या एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं कर रही है। तो उसको कैसे रिफॉर्म किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे गांव के स्कूलों में भी आज के दिन हमारे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाई जाती, जो कि जिसके ऊपर की दुनिया की सारी आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर जिंदा है और या उससे लिंक्ड है। 60-70% इंडिया की पॉपुलेशन उससे लिंक्ड है। तो कैसे उसकी एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती, तो ये है। और जिस संस्थान की मैंने बात की उसको कहते हैं वाईपाड, यंग प्रोफेशनल्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये 2002 के अंदर स्विट्ज़रलैंड के अंदर 5-7 यंग साइंटिस्ट बैठे हुए, तो उन्होंने सोचा कि युवाओं की आवाज़ कैसे उठाई जाए, और उसको फिर डॉक्टर परोदा ने 2006 के अंदर यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर इसको उठाया डॉक्टर परोदा ने, और इसको एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसको कहते हैं वाईपाड, और वो FAO रोम इटली के अंदर बेस्ड है, और इंडिया के अंदर ये 2007 से ही काम कर रहा है। और हमने अलग अलग फोरा पे हमने डिफरेंट प्रोग्राम किए हैं, इंडिया के नेशनल लेवल पे भी किए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी किए हैं। और उनके थ्रू ये आया है कि अगर हम बेसिक प्रॉब्लम्स देखें वो यूथ की एग्रीकल्चर के अंदर, कि वो ये आया है कि पूरे एशिया पैसिफिक के अंदर जो हमने प्रोग्राम किया था पाकिस्तान के अंदर 2013 के अंदर, उसके अंदर ये आया था कि एशिया पैसिफिक के अंदर पूरे के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं युवा और एग्रीकल्चर की, वो सेम है कि हमारा किसान एज होता जा रहा है, हमारी फार्मिंग एज होती जा रही है, इसलिए टेक्नोलॉजी का इंटेक उसके अंदर कम है। जो युवा है उसको नई नॉलेज नहीं मिल रही है, उसका जो एसेस है फाइनेंस की तरफ या लैंड की तरफ वो उसके पास नहीं है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मेरे तीनों साथियों ने जो पहले की है कि मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर, और एक गैप है कि उसकी आकांक्षाओं पे वो क्या युवा करना चाहता है वो उसको एग्रीकल्चर के अंदर नहीं मिल पा रहा है। तो इन सभी देशों ने वहाँ पे करीब 25 से 30 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे थे, उन्होंने जो रेजोल्यूशन वहाँ पे किया था कि हमारे को एक रीजनल फोरम बनाना चाहिए जिसमें कि युवा और एग्रीकल्चर पर कि हम कैसे एक साथ मिलके युवाओं की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, कैसे उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हम ला सकते हैं। और सबसे बड़ा जो उसके अंदर हुआ था कि हमारे को जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसको रिसर्च से हटा के उसको इनोवेशन की तरफ लाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर एमएल जाट ने कहा था स्टार्टिंग में कि किसानों के साथ काम कर रही है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ काम करके किसी टेक्नोलॉजी को हम जल्दी ले जा सकते हैं, तो वो इनोवेशंस हमारे को लाने पड़ेंगे और हमारा जो युवा है उसकी स्किल और उसकी नॉलेज का एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। फिर हमने 2013 के अंदर परोदा की ही गाइडेंस में एक प्रोग्राम किया था माया। ये माया टर्म जो है डॉक्टर एमएल जाट ने कॉइन की थी उस टाइम पे। माया एक इंग्लिश वर्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ। सो हर किसी को माया चाहिए, तो यूथ को भी एग्रीकल्चर की तरफ अगर मोटिवेट करना है तो उसको भी माया चाहिए। और उसके थ्रू हमने एक नेशनल लेवल पे प्रोग्राम किया था और अब रीजनल लेवल पे साउथ के अंदर कर चुके हैं, पंजाब के अंदर कर चुके हैं, राजस्थान के अंदर कर चुके हैं। और सभी जगह से ये आ रहा है कि उसका निवारण कैसे हो, कि युवा को कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो एग्रीकल्चर को अडोप्ट करे, एग्रीकल्चर को एज ए एंटरप्रेन्योरशिप ले। तो उसके अंदर हमने देखा कि हर एक मिनिस्ट्री की कोई ना कोई नई स्कीम चल रही है। जैसे स्किल इंडिया चल रहा है, आर्या प्रोग्राम चल रहा है, स्टार्टअप चल रहा है, स्किल इंडिया चल रहा है, लेकिन उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और सबसे ज़्यादा रोज़गार जो दे सकती है वो एग्रीकल्चर ही दे सकती है युवा को। तो क्यों ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर, जो कि कोऑर्डिनेट करे इन सभी स्कीमों को और एक जगह उनको
लेके आए ताकि वो सही तरीके से वो पैसा यूटिलाइज हो सके। फिर दूसरा उसके अंदर ये था कि जैसे हमने पल्स मिशन बनाया, कॉटन मिशन बनाया, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिशन बनाया, इसी तरीके से एक मिशन ऑन यूथ इन एग्रीकल्चर होना चाहिए ताकि जो भी इसको उन्हें फास्टर स्केल लेके जा सके। जैसे डॉक्टर तोमर ने बताया अभी 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 थोड़ी देर पहले कि बागवानी करके हम सब्जी लेके हम तो सेकेंडरी और टर्सरी एग्रीकल्चर जो है उसको हम यूज़ करके कैसे युवा को लेके आ सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि युवा को एक रेगुलर इनकम चाहिए। अभी जो हम राइस या व्हीट लेते हैं उसके अंदर एक सीजनल वो है और आमदनी नहीं है रेगुलरली। ऐसी डॉक्टर तोमर ने कहा लाइव स्टॉक का उसके अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो एक युवा को रेगुलर इनकम और अच्छी इनकम उसको एज ए लाइवलीहुड ना लेके उसको एज ए एंटरप्रेन्योरशिप करे उसका, तो वो ज़रूरी है। और फिर हमारे को नए नए एग्री बिजनेस मॉडल बनाने होंगे। जैसे एपीओ का अभी जो कंसेप्ट चल रहा है और गवर्नमेंट ने 7,000 हमारे जो ब्लॉक है उसके अंदर से 5,000 ब्लॉक को अभी आइडेंटिफाई किया है कि हर एक ब्लॉक के अंदर 2 एपीओज बनाए जाएंगे और ये करीब 2028 तक 10,000 एपीओ का टारगेट गवर्नमेंट लेके चली हुई है। एपीओज का कंसेप्ट ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इनकम बढ़ाना चाहती है फार्मर की और उसके अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और हैंड होल्डिंग करेगी 5 साल तक इन युवाओं की या फार्मर समूह की। और इसके अंदर 5 बेसिक कंसेप्ट हैं कि आप जो एपीओ है वो सप्लाई चेन पे, जैसे कि आपका सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड वगैरह हो गया, उनके ऊपर एपीओ बना सकते हैं। मशीनरी का आप कस्टम हायरिंग बेसिस पे एपीओ बना सकते हैं। आप वैल्यू चेन ग्रेडिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, इनके ऊपर एपीओ बना सकते हैं। या लॉजिस्टिक सर्विस की एग्रीकल्चर का कोई भी सामान है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, जो पेरिसेबल कम्युनिटी है उसको इधर से उधर लेके जाना है, उसके ऊपर एपीओ बना सकते हैं। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग पे एपीओ बना सकते हैं आप और किसान भाइयों की या स्टेक होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन वो कर सकते हैं। और मार्केट एग्रीगेशन पे एपीओ बना सकते हैं। और जो गवर्नमेंट का भी इसके अंदर वो है कि एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक उसके ऊपर लेके आया जाए ताकि वो डिस्ट्रिक्ट उसी प्रोडक्ट के ऊपर अपनी आमदनी करे और उनका सारा जो बिज़नेस प्लान है वो गवर्नमेंट उसको बना के देगी। और उसमें कुछ सैलरी पार्ट भी है कि फर्स्ट 3 ईयर तक आप उसके अंदर कुछ लोगों को रख सकते हैं जो कि आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सभी के लिए जो युवा को इनकी तरफ लेके आना है उसके लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उसकी नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी। और ऐसे बहुत एग्जांपल ऑलरेडी हैं, जैसे फिश फार्मिंग हरियाणा में एक हमारे किसान सुल्तान सिंह, उन्होंने आज से 10-15 साल पहले जब हरियाणा के अंदर कोई फ़िश का नाम भी लेता था उस टाइम पे स्टार्ट किया। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस मॉडल है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक सर्वे के अनुसार ये आया है कि 4% से कम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एग्रीकल्चर को एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं, जबकि आज के दिन आईआईटी और आईआईएम से जो निकल रहे हैं बच्चे वो एग्रीकल्चर को एज ए प्रोफेशन ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन उसके अंदर कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह का। तो उनको कैसे उसके अंदर वो लाया जा सकता है। फिर हमारी गवर्नमेंट ने अभी करीब 19 करोड़ सोयल हेल्थ कार्ड दे दिए हैं, लेकिन कोई भी कस्टमाइज फर्टिलाइज़र मार्केट के अंदर नहीं है अवेलेबल, सारा यूरिया डीएपी और एमओपी है। तो ये सोयल हेल्थ कार्ड किसी यूज़ के नहीं होंगे अगर हम कोई कस्टमाइज फर्टिलाइज़र नहीं लेके आएंगे जो कि उसका जो क्रॉपिंग सिस्टम या सोयल टाइप है उसके अनुसार लेके आएँ, तो इसके ऊपर एपीओज बन सकते हैं। फिर दूसरा एक सबसे बड़ा वो है कि इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है अभी हमारी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ने, कि स्कूल एजुकेशन ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आज के दिन बीएड इन एग्रीकल्चर कोर्स नहीं है, जबकि ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का वो हो सकता है। स्पेशली हमारे जो रूरल गर्ल्स हैं उनके लिए अगर बीएड इन एग्रीकल्चर हो जाए तो हर एक स्कूल के अंदर अगर एक भी एग्रीकल्चर का लेक्चरर लगाते हैं तो ये रोज़गार के बहुत बड़े अवसर हैं। फिर दूसरा जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि जो इमेज दिखाई जाती है एग्रीकल्चर की वो बड़ी पुअर है, उसका रीज़न ये है कि सारे के सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो शहरों के अंदर बैठे हुए हैं। तो क्यों ना एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट कर दिया जाए जर्नलिज्म इन एग्रीकल्चर, जो कि ग्रामीण परिवेश को या हमारी कृषि पत्ती को ही दिखाएं और इसका एक अच्छा प्रारूप दिखाएं ताकि युवा उसकी तरफ मोटिवेट हो सके। और उससे क्या होगा कि अगर युवा इसकी तरफ मोटिवेट होता है, जैसे ये हमारे दोनों भाई हैं, इस सिचुएशन के अंदर भी ये सारी नॉलेज फार्मर तक लेके जा रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, तो
हाँ, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट करके उसको लोकल कंटेक्स्ट में उसको ला के इसको वाइड स्प्रेड किया जा सकता है। और मैं पर्सनली फील करता हूँ कि अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर 5 चेंजेस लाएं तो युवा इसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो सकता है। एक तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स की सोच है कि हम सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी की सोचते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं, लेकिन एग्रीकल्चर को अब आत्मनिर्भरता से लेके इसको मार्केट ओरिएंटेड करना है। जैसे हमारे तीनों पैनलिस्ट ने पहले कहा कि इसको मार्केट से लिंक करो ताकि किसान या युवा वही उगाए जिसका उसको मार्केट के अंदर अच्छा पैसा मिले। और उसके लिए जैसे डॉक्टर तोमर ने कहा कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर, बागवानी, वेजिटेबल, लाइव स्टॉक ये उसके इंटीग्रल पार्ट होंगे। दूसरा है कि हमारी जो आज के दिन एग्रीकल्चर है वो सब्सिडी बेस्ड है कि हमने मशीन पे सब्सिडी दी, खाद पे सब्सिडी दी, सीड पे सब्सिडी दी। सब्सिडी बेस्ड से हटा के इसको इंसेंटिव बेस्ड इसको एग्रीकल्चर करो। जैसा कि डॉक्टर एम एल जाट ने एक एग्जांपल दिया था कि जो इसको फसल के अवशेष को नहीं जला रहा है उसको पैसे दीजिए, ना कि जो रोटावेटर को यूज़ कर रहा है उसको पैसे दीजिए। तो सब्सिडी बेस से हटा के इसको इंसेंटिव बेस्ड एग्रीकल्चर करो। तीसरा जो है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में मेजर रिफॉर्म्स चाहिए। उसमें जो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि रिफॉर्म होना चाहिए कि साइंटिस्ट ना करके एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर पैदा करे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, तो वो ज़्यादा उसको बेनिफिट करेगा। चौथा है कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करते हैं कि हमको एक प्रॉब्लम किसान ने बताई और साइंटिस्ट ने उसका निवारण कर दिया, लेकिन अब चाहिए इनोवेशंस कि किसान के साथ जाके काम करे, उसकी समस्या को समझे और जो बीच में प्रॉब्लम आती है उसी को वहीं पर उसी के खेत पे उसको सोल्व करे ताकि जो टेक्नोलॉजी का जो अडोप्शन है वो फास्ट हो। और जैसे डॉक्टर तोमर ने स्टार्टिंग में बताया कि हम अब एग्रीकल्चर की बात ना करके फार्मिंग सिस्टम की बात करें, जिसके अंदर कि आपके गाय भी हो, भैंस भी हो, आपका कुत्ता भी हो, सभी है। और जब हम ये 5 चीज़ें अडोप्ट कर लेंगे तो मेरे को लगता है कि जो हमारा युवा है वो एग्रीकल्चर को अडोप्ट करेगा। और इंस्पाइट कि हमारा जो आज के दिन एज फार्मर है, टेक्नोलॉजी कम अडोप्शन है, लेकिन फिर भी इस महामारी के टाइम पे एग्रीकल्चर सस्टेनेबल रही है। लेकिन अगर युवा इसके अंदर और आएगा, टेक्नोलॉजी और का एडोप्शन होगा तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगा और ये मोर सस्टेनेबल होगा। और सबसे आखिर में मैं अपने दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इनको बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं और इसको आगे भी जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। उद्बोधन की अगली में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शंकरलाल जी जाट, वैज्ञानिक, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, कि वो आए और अपने विचार रखे। डॉक्टर शंकरलाल जी जाट। आदरणीय सम्मानित मंच एवं जो वर्चुअल मीडिया के साथ जो जुड़े हुए सभी समस्त मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आपके सामने जो खेती से जुड़े हुए जो अहम मुद्दे जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने रखे हैं और वो बहुत ही अच्छे मुद्दे रखे हैं, उनके अलावा मैं कुछ ऐसी चीज़ों की बात करना चाहता हूं। जैसे हमें उन चीज़ों को उत्पाद करना चाहिए जो हमारे आसपास अच्छे से हो रही है और उसका फिर ब्रांडिंग करके बनाना चाहिए कि भाई मेरे यहाँ से पैदा हुआ है, ये हमारे जैसे मेवाड़ से पैदा हो रहा है तो मेवाड़ का गेहूँ, ठीक है। ऐसे अगर मेवात से पैदा हो रहा है तो मेवात की सरसों, ठीक है। ऐसा ब्रांडिंग करके और उसको हम अगर लगाएं और उसके पूरी वैल्यू चेन पे काम करें, चाहे उसका बीज उत्पादन से लेकर उसका बाहर एक्सपोर्ट करने तक, जो उसके ऊपर जितने लोग हैं जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं, नए बच्चे हैं वो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से हैं, वो लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमें जो भोपाल सिंह जी ने बताया कि सीड इंटरप्राइजेज, मैं इसमें चाहूँगा कि सभी लोग आएँ। हाइब्रिड के अंदर थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है। संकर जो आपका बीज उत्पादन होता है उनमें आपका संकर बाजरा हो गया, संकर मक्का हो गया, जितनी सब्जियां हो गई अपने देश के अंदर, उनके अंदर आप जो हमारे यहाँ एग्री इनोवेट करके एक संस्था है, वो काफ़ी टेक्नोलॉजी उनके पास होती है। आपको 2 लाख 3 लाख मैक्सिमम आपका उसमें आपको लाइसेंस कर दी जाती है और आप उसको यूज़ करके एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं जिसके अंदर न केवल आप खुद पैसा कमा सकते हैं, बाकी बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और अपने देश में जो बीज हमें चाहिए वो हम अपना उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा ये देखा गया कि अमूमन हमारे देश में बीज की कमी रहती है।
हमारे देश में नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के अंदर हम इस बीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका आता है कि जो पशुपालन जो हम करते हैं, जो भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है वो लगभग पशुपालन करता है। और पशुपालन में ये दिक्कत आती है कि उसके पास चारे की कमी रहती है, चाहे हरा चारा हो चाहे सूखा चारा हो। तो जो हरा चारा है उसमें आपका ये रहता है कि वर्ष पर्यंत आप उगा नहीं सकते, बहुत सारी जगह पानी की कमी है। हम लोगों को हरा चारे के लिए हमें साइलेज करके एक चीज़ आई है जो आप मक्का से बना सकते हैं। और आजकल ये बिज़नेस बहुत अच्छा चला है। कोई भी किसान 5 लाख से लेकर 50 लाख तक की मशीन आती है और आप छोटी से लेकर बड़ी मशीन को यूज़ करके वो आप साइलेज बना सकते हैं। पहले ये होता था गड्ढा करके बना के फिर हमें साइलेज बनाना पड़ता है, आजकल ऐसा नहीं है। हम एक छोटी छोटी 25 किलो की बेल बना सकते हैं, 50 किलो की बेल बना सकते हैं, 100 किलो की बेल बना सकते हैं। बेल मतलब गांठ, और वो गांठ हम एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपका 45 दिन में बन के तैयार हो जाता है और लगभग 1 साल से 2 साल तक आप उसको ऐसे रख सकते हैं, उससे कोई स्टोरेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आप खोलेंगे फिर आपको पशुओं को खिलाना है। तो ये एक व्यवसाय है जो, क्योंकि पशुपालन हमारे यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय है और जीडीपी के अंदर ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और इसकी सस्टेनेबिलिटी के मेरे को लगता है कि आप भी एक योगदान कर सकते हैं और ऐसा बिजनेस मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ये है कि आप जो नई चीज़ जो भी नई चीज़ मार्केट में आ रही है, मार्केट के अनुसार हमें पैदा करना है, न कि जो दूसरे लोग पैदा कर रहे हैं। तो आपको हमेशा इनोवेटिव रहना है। आपको हर बार सोचना है कि 3 साल जो आपने जिससे पैसे कमा लिए उससे और ज़्यादा कैसे पैसे कमाएं। तो उसके लिए आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा दूसरे लोगों से। तो जो आपकी जो खेत में आपका जैसे खेत खाली पड़ा हुआ है, तो आप हमेशा सोचेंगे पहले भी हमारे यहाँ 50 साल से खाली रखते आ रहे हैं, 60-70 दिन में ऐसी कोई फसलें नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले ये अलग बात थी हो सके, क्योंकि नवाचार हमेशा होते रहते हैं, आप दूसरे लोगों से नवाचार सीखते हैं। तो मैं ऐसा बताऊँ, जैसे आप जो गेहूँ के बाद लगभग लोग खाली छोड़ देते हैं और जहाँ पानी की 2 या 3 या 4 पानी की व्यवस्था होती है वो लोग आसानी से मूंग ले सकते हैं। और वो मूंग आपका अमूमन बीज में जाता है और उस समय क्योंकि मार्केट में कोई मूंग की फसल नहीं होती तो आपको अच्छा पैसा भी मिलता है। दूसरा ये है कि आपकी मृदा की उर्वरक क्षमता भी बढ़ाता है और आपको साथ में आमदनी भी देता है। और आप जैसे खाली समय में खेत में जाके देखभाल नहीं करते तो वो देखभाल भी आपकी हो जाती है। और ऐसी आपकी फसलें, जैसे मैं मक्का संस्थान में काम करता हूँ, तो मक्का में है बेबी कॉर्न, वो आपकी 60 से 70 दिन की फसल है। उसमें आपको न केवल बेबी कॉर्न मिलेगा, बेबी कॉर्न से आपको अमूमन 40,000 रुपये प्रति एकड़ का फ़ायदा होता है, जो 60 से 70 दिन के अंदर। और सर्दी के अंदर ये फसल लगभग 100 दिन की हो जाती है और इसके बीच में आप काफ़ी सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये एक नई फसल के रूप में उभरा है और इसकी विदेशी मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि ये एक बहुत ही हेल्दियर स्नैक्स, हेल्दी मतलब आपके स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स है। क्योंकि मक्का के अंदर आपने देखा होगा ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह प्रयोग नहीं होता है, तो उसका प्रयोग करके आप जब इसको तोड़ लेंगे 60-70 दिन में, फिर हरा चारा बचेगा, वो हरा चारा भी बहुत पौष्टिक होता है, उसका भी हम लोग साइलेज बना सकते हैं। तो आप एक उद्देश्य फसल नहीं बोए, जब भी आपको बोना है आप बहुउद्देशीय फसल बोए, जिससे भी आप देखेंगे हाँ इसको और क्या यूज़ कर सकते हैं इस फसल का, तो उस तरह से आप यूज़ करें। ऐसे ही आपकी फसल है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न एक जैसे अमेरिकन भुट्टा कहते हैं और इसकी आप देख रहे हैं वर्ष भर आपने मार्केट में उपलब्धता रहती है। इसको जो पैदावार करते हैं उसके बाद में उसका प्रसंस्करण भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा उबले हुए भुट्टे भी आपको पैक होके आ रहे हैं और वो प्रसंस्करण करके और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये दो जो चीज़ें हैं मक्का में, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न, जिसका एक्सपोर्ट डिमांड है। कुछ ऐसी फसल है जैसे मैं आपको जिक्र करूँ पॉपकॉर्न का। अपना देश पूरे विश्व से पूरी जो पॉपकॉर्न जितनी हमारी खपत होती है उसका मैक्सिमम हम 80,000 टन के आसपास इंपोर्ट करते हैं। तो पहले हमारे देश में ऐसी किस्में नहीं थी और आजकल ऐसी किस्में उपलब्ध है और ये अभी तुरंत उपलब्ध हुई है। जो किसान नवाचार करेंगे, जो अग्रणी रहेंगे, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और पॉपकॉर्न का आप पैदा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट से तो काफ़ी सस्ती हमारी यहाँ पॉपकॉर्न मिलेगी। तो ऐसे नवाचार करने हैं जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। दूसरा ये कि जितनी वैल्यू चेन है, चाहे हमें इनपुट जो हम खेती के लिए लगाते हैं, चाहे आपको खाद हो गया, चाहे बीज हो गया, वहाँ से लेकर अपने लोगों का जो किसानी करते हैं उन लोगों को इन्वॉल्व होना है, वहाँ जाना है। ये नहीं कि हम दूसरों पे निर्भर रहे हैं कि वो लोग हमारे लिए खाद लाए नहीं लाए, सेठ जी नहीं लाए तो आपका होगा नहीं। अगर वैल्यू चेन के अंदर अपने बंदे रहेंगे जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं,
तो वो कंसर्न करेंगे कि हाँ यार मुझे किसान का बीज पैदा करके देना है, न केवल मुझे इसलिए पैदा करना है कि मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे इसलिए भी करना है कि मुझे इस समाज के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है, चाहे वो कम फ़ायदा लेके करे चाहे ज़्यादा फ़ायदा लेके करे। तो आपको जो इनपुट होते हैं जो आप यूज़ करते हैं खेती के अंदर, उनके अंदर भी आपको छोटे छोटे बिजनेस मॉडल में लाना है। उसके बाद जब आप पैदा करते हैं उस समय भी, अभी क्या है कि काफ़ी समय से हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, बाकी लोगों के पास भी, आप लोगों के पास है, जिसको अनुभव है वो अपना वीडियो बना के छोटा सा अगर इंटरनेट पे डाल दिया, और जैसे आप इंटरनेट पे डालेंगे तो काफ़ी लोगों का फ़ोन आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई साहब हमें इसकी वो चाहिए कि हम ये ऐसा गेहूँ कैसे पैदा करें ऑर्गेनिक वाला, ऐसी सब्जी हम कैसे पैदा करें, ऐसी चीज़ हम कैसे पैदा करें। तो आप उसके माध्यम से उसको बोलोगे भाई तेरे कितना एकड़ ज़मीन है, मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ ज़मीन है। कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनके पास पैसा है, तो उसको बोलेंगे कि इतने पैसे मैं लूँगा, मेरे को हर साल के इतने पैसे देगा, इतनी विजिट करूँगा, मैं तेरे पास आऊँगा और तू मुझे पैसे देगा तब मैं तेरा उत्पादन करवा सकता हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप जो नए नवाचार के माध्यम आए हैं, जिनके अंदर चाहे नए लड़के जो भी है वो चाहते हैं कि ऐसा चीज़ करें, तो अपने घर पे जो अच्छी खेती हो रही है उसका भी आप अच्छा वीडियो बनाकर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, और वहाँ से आपको न कि अपने देश से, विदेशों से भी आपको फ़ोन आ सकते हैं कि आप हमें ये बताइए कि हमारे पास इतना ज़मीन है, इसको करना है, क्या आप इसके लिए कंसल्टेंसी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी, जो एक्सपोर्ट के अंदर कोई भी लोग जो इन्वॉल्व है वो कभी खेती से जुड़े हुए नहीं है, तो एक्सपोर्ट में वो लोग इन्वॉल्व हो जो खेती से जुड़े हो, तो उससे क्या रहेगा कि उसके ज़्यादा फ़ायदे बता पाएगा वो। दूसरा ये है कि जितना फ़ायदा उसको हो रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा भाग जो अभी एक्सपोर्टर किसानों को दे पा रहे हैं वो हम लोग ज़्यादा दे पाएंगे, क्योंकि अगर किसानों से ही एक्सपोर्टर बनेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप फसल उत्पादन के पहले जो चीज़ें हम लेते हैं, बीच में हम उत्पादन करते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और इवन हमारे जो घरेलू बाज़ार है उसमें भी अपन को जो चीज़ें बेचनी है उसके लिए हमें शामिल होना पड़ेगा, तभी हम आमदनी का अच्छा जरिया बना सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे हम लोग तोमर साहब बात कर रहे थे कि उसका पशुपालन के लिए, तो काफ़ी होता है कि हम हमेशा पशु आहार के ऊपर दूसरी कंपनियों पे निर्भर करते रहते हैं कि ये हमें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, उसका पशु आहार आएगा तभी ये चीज़ होगी। तो इसकी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, छोटी छोटी फीड मिल भी अपने लेवल पर आप ब्लॉक लेवल पर लगा सकते हैं और आप इससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा जो आपका ज़्यादा पैसा लग रहा है किसानों का पशुपालन उत्पादन में, उसका भी आप कम कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं जितने भी वक्ता यहाँ आए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो पलसानिया जी और कलवानिया जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया कि वर्चुअल मीडिया के माध्यम से भी हम जो कृषि के अंदर जो भी नवाचार हो रहे हैं उनके ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करें, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ भाई साहब, और मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हमारा कल्चर एग्रीकल्चर आमदनी एवं रोजगार अवसर पर पधारे हुए वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर, स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं डॉक्टर M.L. जाट, प्रधान वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं शोध गेहूं संस्थान अनुसंधान केंद्र दिल्ली, उनका भाई P.S. कलवानिया भाई रामोतार पलसानिया द्वारा बुक्का दुपट्टा व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। स्वागत की अगली कड़ी में डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर, अध्यक्ष सब्जी विज्ञान संभाग IARI नई दिल्ली, उनका भी स्वागत बुक्का व दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में डॉक्टर अरुण तोमर, निर्देशक भारतीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अविका नगर, उनका भी बुक्का व दुपट्टा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर भाई P.S. कलवानिया भाई रामोतार पलसानिया द्वारा उनका स्वागत करें।
स्वागत की अगली कड़ी में डॉक्टर यशपाल सिंह सोरावत, कंट्री मैनेजर IFDC नई दिल्ली, उनका भी स्वागत बुक्का व दुपट्टा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में डॉक्टर शंकरलाल जाट, वैज्ञानिक, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान दिल्ली, उनका भी दुपट्टा व बुक्के देकर उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कल्चर एग्रीकल्चर, आमदनी एवं रोजगार विषय पर आज डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर जी, डॉक्टर ML जाट साहब, डॉक्टर अरुण तोमर जी, डॉक्टर यशपाल जी और डॉक्टर शंकरलाल जी ने अपना अमूल्य समय निकालकर किसान भाइयों का मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।